प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अकबर के द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कि मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार से इसको शुरू किया गया और इसको शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मनसब शब्द फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद, दर्जा या ओहदा। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने शुरू की थी और उसने अपनी सेना को क्योंकि दशमलव के आधार पर संगठित किया था, तो सारी जो इकाइयाँ थी वो 10 से डिविजिबल होती थी। तो सबसे छोटी इकाई 10 हुआ करती थी और सबसे बड़ी इकाई कुछ भी हो सकती थी, 10 से डिविजिबल होनी चाहिए। भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई। ये अकबर की आवश्यकता थी क्योंकि अकबर को जो राज्य मिला था, हुमायूं क्योंकि लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया था और बीच में हुमायूं से शासन शेरशाह सूरी के द्वारा ले लिया गया था और शेरशाह सूरी के निधन के बाद पुनः हुमायूं गद्दी पर बैठा था, लेकिन हुमायूं को बहुत लंबे समय तक शासन करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए मुगलों की कोई बहुत बड़ी और स्थायी सेना नहीं थी। अगर हम प्रारंभ से देखें तो बाबर भी एक छोटी सेना को लेकर के आया था। बाबर को भी 6 वर्ष से ज़्यादा का समय नहीं मिला और इसलिए बाबर भी बहुत बड़ी सेना या विशाल सेना नहीं बना पाया और हुमायूं के पास तो सेना की कमी थी। इन्हीं परिस्थितियों में जब अकबर को गद्दी प्राप्त हुई तो अकबर के सामने एक इस प्रकार का शासन था जिसके पास कुछ भी नहीं था, और क्योंकि अपना कुछ नहीं था तो और अकबर एक बहुत ही व्यावहारिक और बहुत दूरदर्शी शासक था, उसने इस मनसबदारी व्यवस्था को या मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया, जो कि एक प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें मनसब के माध्यम से अपनी सेना को बढ़ाया गया। मनसबदारी व्यवस्था से पहले जागीरदारी व्यवस्था या जागीरदारी प्रथा प्रचलित थी, जिसमें जागीरदार ही सैनिक और घोड़े रखते थे और बहुत से जागीरदार निश्चित संख्या में घोड़े, घुड़सवार और सैनिक नहीं रखते नहीं थे, लेकिन सरकार से धन लेते थे उसके एवज में। इसलिए अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी व्यवस्था को स्थापित किया, जिसमें शासक जिस व्यक्ति को मनसब देता था या पद देता था उसी को मनसबदार कहा जाता था और वह मनसबदार अपने मनसब या पद के अनुरूप सेना रखता था। इस व्यवस्था में हर सैनिक और असैनिक अधिकारी को कोई न कोई पद अवश्य मिलता था और ये जो पद होते थे, इन पदों को 2 भागों में बांट रखा था, जात और सवार। यानी जो मनसबदार होते थे उन मनसबदारों को 2 वर्गों में बांट रखा था, जो पद उनको मिलता था, जात और सवार का। जात का तात्पर्य था व्यक्तिगत पद और सवार का अर्थ था घुड़सवारों की निश्चित संख्या होना। उस मनसबदार को निश्चित संख्या में घुड़सवार रखने होते थे और मनसबदार पद को प्रतिष्ठा का पद माना जाता था, समाज में उसका काफ़ी सम्मान था। तो इस तरीके से अकबर ने अपने प्रभुत्व में या अपने द्वारा उसके प्रभाव को स्वीकार करने वाले या उसकी अधीनता स्वीकार करने वाले सभी शासकों को मनसब प्रदान किए और उन व्यक्तियों के द्वारा, उन शासकों के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जात और सवार, पैदल सेना और घुड़सवार सेना मुगल दरबार में निश्चित संख्या में रखनी होती थी, जिससे एक बड़ी सेना अकबर के लिए तैयार हो गई। मनसब प्रणाली के अंतर्गत अकबर ने जात और सवार मनसबदारों को 3 श्रेणियों में बांट रखा था। पहली श्रेणी के मनसबदार वो थे जिनको
ऊंचा जात या मनसब दिया जाता था, जिसके लिए उन्हें अधिक मात्रा में घुड़सवार रखने होते थे और उसे अधिक रकम सरकार से मिलती थी। ये एक तरीके से 12,000 मनसबदारी थी और इनको 12,000 रुपये दी जाती थी और प्रथम श्रेणी के जो मनसबदार थे वो 10,000 घुड़सवार रखते थे। तो एक तरीके से 12,000 या 10,000 मनसबदारी थी। यह मनसबदारी ज़्यादातर जो शासक थे उनके परिवार के सदस्य, राजकुमार या उनके संबंधियों को दी जाती थी। दूसरे थे 10,000 निम्न श्रेणी के मनसबदार, जिन्हें 10 से अधिक सिपाही रखने की अनुमति थी। दूसरी श्रेणी के मनसबदार थे जो कि अपनी जात से अधिक संख्या में घुड़सवार रखने की जिनको अनुमति थी। यानी कि जैसे मान लीजिए कि वो 1,000 जात के हैं तो उन्हें 1,000 घुड़सवार से ज़्यादा घुड़सवार रखने की अनुमति प्राप्त थी। इस श्रेणी के अंतर्गत वे विशिष्ट शासक आया करते थे, राजा आते थे जो अकबर की अधीनता को स्वीकार कर चुके थे और अकबर के साम्राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। तीसरी श्रेणी के मनसबदार वे थे जिन्हें कि अपने जात से आधे से कम सवार रखने का अधिकार था। यानी कि मान लीजिए 500 की जात मनसब का जात कोई व्यक्ति है तो उसे 250 से कम सवार या घुड़सवार रखने का अधिकार था। मनसब में घुड़सवारों के लिए 1 अस्पा और 2 अस्पा, यानी एक घुड़सवार के लिए एक घुड़सवार के लिए 1 घोड़ा और एक घुड़सवार के लिए 2 घोड़े की भी व्यवस्था होती थी, जिसे 1 अस्पा और 2 अस्पा कहा जाता था। इनके अतिरिक्त सह अस्पा घुड़सवार भी होते थे। मनसबदारों की नियुक्ति स्वयं बादशाह अकबर करता था और बादशाह अकबर ने 7,000 का मनसबदार कुछ ही महत्वपूर्ण लोगों को बनाया था जो उसके विश्वास पात्र थे, जैसे राजा मानसिंह, मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा शाहरुख अकबर, और राजकुमारों को या जो शहजादे थे उन लोगों को 12,000 मनसब तक दिया जाता था। जैसा कि मैंने पूर्व में भी इस बात के लिए बताया था कि जो बड़ी मनसबदारी थी वो बादशाह के स्वयं के जो परिवार के सदस्य होते थे, शहजादे होते थे, भाई होते थे, उन लोगों को दिए जाते थे, और जो उससे छोटी जो मनसबदारी थी वो उन विश्वास पात्र लोगों को दी जाती थी जो कि अकबर के दरबार में निकट थे और अकबर के निकट थे। इन मनसबदारों को अच्छा वेतन दिया जाता था, प्राय नगद वेतन दिया जाता था और कभी कभी जागीर के राजस्व को भी वेतन के रूप में दिया जाता था। और इसी वेतन से ही मनसबदार अपने सिपाहियों और घुड़सवारों का खर्चा निकालते थे। मनसबदारों की स्थिति बड़ी अच्छी थी क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का कर देना नहीं होता था। इस तरीके से प्रथम श्रेणी के जो मनसबदार थे उन्हें 30,000 रुपये प्रति महीना, दूसरी श्रेणी वालों को 29,000 और तीसरी श्रेणी वालों को 28,000 रुपये प्रति महीना दिया जाता था और प्रत्येक मनसबदार को 2 रुपये प्रति महीना के हिसाब से अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता था। इन मनसबदारों का कार्य क्या था? इन मनसबदारों का कार्य था कि वे अपनी सेना के साथ में दरबार में उपस्थित रहेंगे और युद्ध के समय में ये मनसबदार अपनी सैनिक सहायता शासक को प्रदान करेंगे। सैन्य अभियान में अपने घुड़सवार भेजेंगे, दुश्मन सेना से युद्ध करेंगे, नए प्रदेशों को जीतने के लिए युद्ध करेंगे, विद्रोहों के समय में मदद करेंगे। ये सारे कार्य मनसबदारों के मुख्य कार्य हुआ करते थे। यानी मनसबदारों के द्वारा एक तरीके से मुगल साम्राज्य के लिए विस्तार करने के लिए, मुगल साम्राज्य के विद्रोहों का दमन करने के लिए और मुगल साम्राज्य के लिए युद्ध कार्य करने का कार्य इन मनसबदारों के द्वारा किया जाता था। इनके अतिरिक्त
मनसबदार गैर सैनिक और प्रशासनिक कार्य भी किया करते थे। मनसबदारों की के लिए कुछ नियम भी बनाए गए थे। तो अकबर ने मजदूरों की मनमानी रोकने के लिए मनसबदारों की मनमानी रोकने के लिए अनेक नियम बनाए। मनसबदारों को केवल कुशल और योग्य घुड़सवार रखने की अनुमति थी। जैसे कि पहले हम ये देखते हैं कि सल्तनत काल में जब जागीर प्रथा थी तो बहुत सारे जागीरदार बीमार घोड़े, कमज़ोर घोड़े और किराए के घुड़सवार रख दिया करते थे, और एक घुड़सवार के एवज में 2 घुड़सवारों या 4 घुड़सवारों का वेतन उठा लिया करते थे। तो इस बार अकबर ने इसके लिए नियम बनाया कि मनसबदार केवल कुशल और योग्य सवार और घुड़सवार ही रख सकते हैं। हर सवार का एक खाता रखना होगा, घोड़े को दागना होगा ताकि उसकी पहचान कर सके, और बादशाह खुद सभी मनसबदारों के सिपाही और घुड़सवारों का निरीक्षण भी करता था। मनसबदार को हर घुड़सवार के लिए इराकी या अरबी नस्ल के 2 घोड़े रखने होते थे, और मनसबदारों को अपना वेतन लेने के लिए बादशाह के पास आना होता था। और अगर मनसबदार की मृत्यु हो जाती थी तो मनसबदार की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। इस तरीके से इन नियमों के कारण ही मुगल सेना बहुत शक्तिशाली बनी रही, और यह सेना सुल्तान के प्रति भी विश्वास पात्र बनी रही। और इस तरीके से इस सेना के माध्यम से अकबर ने एक विशाल साम्राज्य और शक्तिशाली व सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करी। अकबर ने जो ये व्यवस्था की थी कि सभी मनसबदारों के जात और सवारों में सभी जाति और धर्म के लोग होने चाहिए, यानी कि उसने जो ये जात और सवार बनाए थे उसमें बिना भेदभाव के जात और सवार बनाए थे। तो मुगल, पठान, राजपूत जैसी सभी जातियों से सवार रखे गए। अकबर का ये मानना था कि इससे एक तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा, किसी भी प्रकार का धार्मिक पक्षपात नहीं होगा, और दूसरा उसका उद्देश्य ये था कि मुस्लिम और राजपूत एक दूसरे के ऊपर चेक और बैलेंस, शक्ति का नियंत्रण रखेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर चेक बैलेंस रखेंगे, जिससे विद्रोह नहीं होगा और सेना मजबूत होगी। मनसबदारी प्रणाली के अतिरिक्त अकबर ने अपनी सेना में कई और प्रकार के सैनिकों की भर्ती की थी, जैसे तीरंदाज, बंदूकची, खंदक खोदने वाले। इन सभी लोगों को अलग वेतन पर रखा गया था। ईरानी और तुर्की सवारों को अधिक वेतन दिया जाता था और पैदल सेना को कम वेतन दिया जाता था। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार इस मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने क्यों प्रारंभ किया, इस मनसबदारी व्यवस्था के गुण क्या थे। मनसबदारी व्यवस्था ने एक तो जागीरदारी व्यवस्था के जो दोष थे उनको समाप्त कर दिया। मनसबदार हमेशा दरबार में रहेगा, जिसके कारण वो वफादार है, और उसके विद्रोह की संभावनाएं बहुत कम थी। वो खुद भी दरबार में है, उसकी सेना भी दरबार में है, हमेशा उपस्थित है, इसलिए उसके विद्रोह की संभावना भी कम है और उसकी वफादारी की उम्मीद भी ज़्यादा है। जबकि जागीरदार हमेशा अपने जागीर में रहता है, उसकी सेना हमेशा उसके साथ रहती है, इसलिए वो उसके प्रति वफादार थी, सुल्तान के प्रति वफादार नहीं थी। दूसरी विशेषता इसकी यह रही कि अनेक प्रकार के सिपाही, घुड़सवार और पैदल सेना रखने से अकबर की सेना बहुत मजबूत हो गई, और मनसबदारी व्यवस्था लागू होने के बाद सारी ज़मीन पर बादशाह का अधिकार हो गया, जिससे खजाने में वृद्धि हुई। और अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता था तो उसका पद और मनसब बढ़ा दिया जाता था, और अगर बढ़ी हुई मनसब वाला व्यक्ति यदि खराब प्रदर्शन करता था तो उसके पद को घटाया भी जाता था, जिसकी वजह से हमेशा मनसबदारों में अच्छा कार्य करने और बादशाह अकबर की नज़रों में ऊंचा चढ़ने का प्रयास रहता था, जिसकी वजह से उसकी सेना मजबूत हुई, उसका राज्य बढ़ा, उसका इलाका, उसका सीमाओं का विस्तार हुआ,
उसके राज्य को सुदृढ़ता प्राप्त हुई। और क्योंकि इनमें प्रतियोगिता सी बनी रहती थी, इसकी वजह से सभी मनसबदार ठीक काम करते थे। और आगे चल कर के इस मनसबदारी प्रथा को वंशानुगत बना दिया गया, यानी मनसबदार के बाद उसका बेटा नया मनसबदार बनता था। इस मनसबदारी व्यवस्था में कुछ दोष भी थे, जैसे इस मनसबदारी व्यवस्था के कारण फिजूल खर्ची और अधिक बढ़ गई, विलासिता में बढ़ावा हो गया, क्योंकि अगर किसी मनसबदार की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। इसलिए मनसबदार ये सोचता था कि जब तक जिंदा हूँ तब तक इस पैसे को मैं खर्च करता रहूँ, जिसकी वजह से विलासिता बढ़ी। और विलासिता बढ़ने के कारण उनका नैतिक पतन हुआ, जो कि मनसबदारी व्यवस्था का एक बड़ा दोष था। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। बहुत से मनसबदार निरीक्षण के समय दूसरे मनसबदारों के सिपाही और घुड़सवारों को दिखाते थे। असलियत में वो उतने सैनिक और घुड़सवार नहीं रखते थे, और इस तरीके से वो बेईमानी करके अधिक सरकारी रकम वसूलते रहते थे। और ज़्यादातर कार्यवाही कागजों पर सीमित हो गई थी, जिससे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला था। जाति व्यवस्था को बढ़ावा मिला, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था के समय में जातिगत भेदभाव किया जाता था। इसके अतिरिक्त ये जो जात और सवार थे, ये अपने मनसबदारों के प्रति अधिक वफादार थे, क्योंकि उन्हें पैसा इन्हीं मनसबदारों से मिलता था, और वो बादशाह के प्रति उतने वफादार नहीं थे। किंतु हम ये देखते हैं कि इस मनसबदारी व्यवस्था में जब तक सुल्तान बादशाह शक्तिशाली था, मजबूत था, यानी अकबर हो या जहांगीर हो या उसके बाद में औरंगजेब रहा हो, उनके समय में मनसबदारी व्यवस्था के कारण सेना मजबूत रही, राज्य सुरक्षित रहा, सुदृढ़ रहा। लेकिन हाँ, यह अवश्य था कि बाद में जैसे जहांगीर के समय में विद्रोह हुए, शाहजहाँ के समय में विद्रोह हुए, उन विद्रोहों में और षड्यंत्रकारी राजनीति के अंदर इन मनसबदारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था।